हेलो हेलो। आवाज़ जा रही है? एक बार आप कीजिए। आवाज़ जा ही रही होगी, आ ही रही होगी। ठीक है। तो आज हम लोग जो है लुसेंट बुक जो है आपकी, उसमें आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। नमस्ते 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 सभी को। ठीक है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं पहली बार। ठीक है। और अच्छे से समझना है आपको जो बुक में दिया हुआ है। लुसेंट बुक में देखिए, लुसेंट, ठीक है, लुसेंट बुक में आप देखिएगा जो आपका ज्योग्राफी दिया गया है। क्या चीज? ज्योग्राफी दिया गया है, उसी के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। तो आज आपका जो है ज्योग्राफी का क्लास होगा। ठीक है। तो उसको अच्छे से देखना है, समझना है। ठीक है। तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। और जब लूसेंट की पहले क्लास हुई होगी, ठीक है, जब स्टार्टिंग हुई थी, तो उसी टाइम ज्योग्राफी का हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे। ठीक है। और उसी में इंट्रोडक्शन का हम लोग पूरा सिलेबस का भी चर्चा किए थे। ठीक है। तो जैसे लूसेंट में सिस्टमैटिक ढंग से जो भी चीज़ें चैप्टर दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास को भी करेंगे। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ज्योग्राफी में आपका दिया गया है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेथोस्थनीज किए हैं। ठीक है। ध्यान में रखना है, ये जो ज्योग्राफी है, ये एक शब्द है। ठीक है। और इसका पहली बार यूज की बात किया जा रहा है कि इसको पहली बार यूज किसके द्वारा किया गया था। तो ई देखना, ध्यान में रखना है, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज के द्वारा पहली बार यूज की गई है। अब इरेटोस्थनीज जो थे, वो कौन सा विज्ञान विद्वान थे? तो यो एक ग्रीक विद्वान थे। ठीक है। ये एक ग्रीक विद्वान थे। ठीक है। तो ध्यान में रखना है। अब इसका जो है, अगर इस शब्द को संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करके अगर देखें, तो पहला है जियो, पहला है आपका जियो। ठीक है। जियो मतलब होता है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। और दूसरा जो मीनिंग है आपका, उसको बोलते हैं ग्राफी। ग्रीक में ऐसा बोला जाता है, ग्रीक वर्ड का ये मतलब है। और ग्राफी का मतलब है वर्णन। ग्राफी का मतलब क्या है? वर्णन। और इसी जियो प्लस वर्ड को जब जोड़ते हैं, तो शब्द बन के आता है आपका ज्योग्राफी। और इसी ज्योग्राफी में हम जो है, क्योंकि जियो का मतलब पृथ्वी होता है और ग्राफी का मतलब वर्णन होता है, तो जिस विषय में, जिस सब्जेक्ट में पृथ्वी के बारे में वर्णन हो, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं हो, ठीक है, पृथ्वी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ हो, वैसे ही सब्जेक्ट को हम ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है। और ये जो है एक ग्रीक विद्वान थे, जो कि इरेटोस्थनीज थे। वो ग्रीक विद्वान थे, और ग्रीक में ही जियो का मतलब पृथ्वी होता है और ग्राफी का मतलब वर्णन होता है। तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहली बार इस शब्द का यूज किया, जिसका मतलब होता है कि जिस विषय में पृथ्वी के वर्णन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है। पहला पैराग्राफ हम समझ लिए। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर
व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। ठीक है, हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों को क्रमबद्ध समावेश किया। अब यहाँ पे दो चीजें निकल के सामने आता है। पहला ये चीज है कि जियो प्लस ग्राफी, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, और ये शब्द का यूज पहली बार इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया है। लेकिन इसी शब्द को यानी कि इसी विषय को ध्यान में रखना है। इसी विषय का अगर कर्मबद्ध की बात करें, ठीक है, ध्यान में रखना है, इसी विषय को अगर कर्मबद्ध तरीके से एक स्वरूप देने का, इस विषय को एक स्वरूप, अगर ये समझो कि इनको एक स्वरूप किसके द्वारा प्रदान किया गया, कौन सा, ज्योग्राफी विषय को जो स्वरूप किसके द्वारा दिया गया, तो ध्यान में रखना है यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा, यूनानियों के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, यूनानियों के द्वारा दिया गया। और यूनान के ही पहले एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम, विद्वान था जिसका नाम था हिकेटियस। ठीक है, हिकेटियस वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जो एक बुक था, उस बुक का नाम आप ध्यान में रखना, जिसका नाम था जस पीरियोडस। ध्यान में रखना है, जस पीरियोडस। और इसमें ही उन्होंने पहली बार भूगोल के तथ्यों के बारे में क्रमबद्ध विश्लेषण किया। ठीक है, क्रमबद्ध समावेश किया। तो क्या है होगा, अब यहां से चीजें को समझना है। सबसे पहले यह समझना है कि ज्योग्राफी एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, और सबसे पहले इस शब्द का यूज इरेथोस्थनीज के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, इरेथोस्थनीज के द्वारा किया गया है। क्योंकि ज्योग्राफी एक ग्रीक शब्द है, इसीलिए जियो का मतलब पृथ्वी होता है और ग्राफी का मतलब वर्णन होता है। तो ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी के वर्णन के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ऐसा इरेटोस्थनीज ने पहले बोला। अब बातें ये सही कि ठीक है भाई, इरेटोस्थनीज ने तो शब्द के बारे में बोल दिया, लेकिन वो कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने पहली बार वो भूगोल विषय को, ज्योग्राफी जो विषय को एक स्वरूप प्रदान किया, विषय के रूप में एक स्वरूप प्रदान किया, तो वो आपके हिकेटियस थे। वो कौन थे, हिकेटियस नामक एक विद्वान थे जो कि यूनानी थे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अभी ये एथेंस वाला जो आपका देश है यूरोप में पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ज्योग्राफी को एक विषय के रूप में स्वरूप देने का श्रेय किसको जाता है, तब आंसर होगा यूनानियों को जाता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस आपसे बनेगा, एक दो क्वेश्चंस बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से सबसे पहला जो आपका प्रश्न होगा, पहला क्वेश्चन होगा ज्योग्राफी। ध्यान में रखना है, एक एक क्वेश्चंस को सही से पकड़ना है। ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी शब्द कहां से लिया गया है, पहला क्वेश्चन। तब इसका आंसर क्या होना चाहिए, तब आंसर ये होना चाहिए ग्रीक से। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि ज्योग्राफी शब्द का
यूज यूज सबसे पहले किसने किया? तब आपका आंसर होना चाहिए ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज। ग्रीक विज्ञान इरेटोस्थनीज। ठीक है, अब देखो अगला आपका क्वेश्चंस क्या होगा। अगला आपका क्वेश्चंस होना चाहिए, अगला क्वेश्चंस होगा आपका, ध्यान में रखना है, अगला क्वेश्चंस होगा जीईओ, जियो का जीईओ और जी प्लस दे देते हैं, जीईओ प्लस ग्राफी GRAPHY। इसका अर्थ क्या होता है भाई? तो ध्यान में रखना है, पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चंस क्या होगा उसको देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका होगा कि ज्योग्राफी को एक विषय के रूप में स्वरूप किसने दिया? तो ध्यान में रखना है, इसको स्वरूप दिया है यूनानियों ने। कौन दिया? यूनानियों ने। ठीक है, अगर क्वेश्चंस आ जाए कि ज्योग्राफी को विषय के रूप में श्रेय दिया था यूनानियों ने, सबसे पहले कौन यूनानी विद्वान थे? ठीक है, फिर अगला क्वेश्चंस जो देखिए क्वेश्चंस यहां पे है, अगला क्वेश्चंस देखते हैं, अगला क्वेश्चंस आएगा आपका, ध्यान में रखना है, अगला क्वेश्चंस आएगा कि कौन यूनानी विद्वान ने सबसे पहले GEOGRAPHY ज्योग्राफी विषय का क्रमबद्ध समावेश किया। तब आपका आंसर होना चाहिए हिकेटियस। क्या होना चाहिए? हिकेटियस। हाँ, और हिकेटियस के द्वारा बाबू एक बुक लिखा गया था। क्या लिखा गया था? एक बुक लिखा गया था जिसका नाम था जस पीरियोडस, जिसका नाम था, ध्यान में रखना है, बुक जो लिखा गया था उसका नाम था जस, एक मिनट इसमें कलर चेंज करते, उसका नाम था जस पीरियोडस। जस पीरियोडस था। ठीक है, तो यहां से इतना क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा सिर्फ ज्योग्राफी विषय से संबंधित। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखना है, और अगर टाइम हो, अगर हाथ में परेशानी नहीं हो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हमको पता है बुक आपके पास है, लेकिन जब आप बुक पढ़ते होंगे तो फिर क्या होता है ना, उतने सारे क्वेश्चंस दिमाग में नहीं आ पाते हैं।
ठीक है, तो इसीलिए आदमी थोड़ा सा टीचर उचर को गाइड करता है या कोई किसी से गाइड लेता है, बाकी तो सब बुक में ही है। हम भी बुक से ही पढ़ते हैं, आप भी बुक से ही पढ़ते हैं। लेकिन ठीक है, तो ये चीजें कि आईना दिखाने के लिए टीचर होता है कि देखो इसमें इतना क्वेश्चन छुपा हुआ है, इसमें इतना क्वेश्चन छुपा हुआ है, आईना दिखाता है आपको। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले समझना है। ठीक है, ठीक है, तो यहां से पहला जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ज्योग्राफी शब्द कहां से आया। ज्योग्राफी शब्द कहां से आया, तो ध्यान में रखना है ग्रीक से। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन होगा आपका, ज्योग्राफी शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया, तो ग्रीक विद्वान जो है कौन थे, इरेटोस्थनीज थे। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा, जियो प्लस ग्राफी का अर्थ क्या होता है, तो पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, ग्रीक ग्रीक शब्द का ये मतलब है। ठीक है, ग्रीक में। फिर आगे आएगा कि ज्योग्राफी का एक विषय के रूप में स्वरूप किसने दिया, तब आपका आंसर हिकेटियस होगा। क्या फिर आंसर होगा आपका हिकेटियस होगा। ठीक है, वहीं पे अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन यूनानी विद्वान थे जिसने सबसे पहले ज्योग्राफी विषय का कर्मबद्ध समावेश किया, तब आपका आंसर होना चाहिए हिकेटियस। क्या होना चाहिए, हिकेटियस। और हिकेटियस विद्वान जो थे उनका एक बुक था जिनका नाम था जस पीडियोडस, और इसी बुक में इन्होंने पहली बार ज्योग्राफी विषय का कर्मबद्ध समावेश किया। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को समझना होगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखते हैं। आप लोग को कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं, आगे फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हो गया, जो भी लाइव है एक बार बोले। नो मैम, नो मैम मतलब क्या होता है, अमित कुमार, नो मैम मतलब सही है सब। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे की चीजें को देखने का प्रयास करते हैं। आगे दिया गया है कि अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। मतलब कि एक स्वतंत्र रूप से विषय को, इस विषय को पढ़ने के लिए हमें 19वीं शताब्दी में स्वतंत्रता मिली। ठीक है, फिर उसके बाद है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। मतलब इसका कहने का यही अर्थ है कि सबसे पहले स्वतंत्र रूप से, क्या सबसे पहले स्वतंत्र रूप से भूगोल विषय को पढ़ने का स्वतंत्रता हमें 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही मिला। फिर बाद में 20वीं जो शताब्दी आपकी आई, उसको भूगोल को पर्यावरण से जोड़ के पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज भी अगर आप बात करें तो इकोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अभी आपके कोई भी एग्जाम हो, अगर आप ऊपर से यूपीएससी के एग्जाम की बात करें, बीपीएससी एग्जाम की बात करें, आप दरोगा की बात करें, जो भी एक अच्छे लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें ज्योग्राफी और इकोलॉजी
ज्योग्राफी और आपका जो इन्वायरमेंट है दोनों कनेक्ट है एक दूसरे से। जिसका ज्योग्राफी सही होता है उसको इकोलॉजी समझने में प्रॉब्लम नहीं होता है, जिसका ज्योग्राफी सही होता है उसको जो है पर्यावरण वगैरह पढ़ने में आसानी होती है। इसीलिए बोला जा रहा है कि ऐसी कनेक्टिविटी विकसित जो है 20वीं शताब्दी से हुआ। ठीक है, खैर ये सब उतना पूछा नहीं जाएगा। पूछा क्या जाएगा, सबसे पहले देखो, अब यहां से कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको याद होना चाहिए। यहां से देखो क्या है कि भूगोल का जनक किसे कहा गया है, तो ध्यान में रखना है हिकेटियस को। किसको? हिकेटियस को। प्राचीन पहले जो है भूगोल के जनक हिकेटियस होते थे। ठीक है, फिर उसके बाद वर्तमान में भूगोल के जनक प्रेजेंट टाइम में अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगर वर्तमान की टाइम में पूछे कि वर्तमान टाइम में भूगोल के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। वही अगर व्यवस्थित भूगोल का जनक पूछे तो इरेटोस्थनीज है। ठीक है, भौतिक भूगोल का जनक पूछे तो पॉलीडोनियम है। संस्कृत ये सब याद रख लीजिएगा। विश्व ग्लोब का निर्माता अगर पूछे तो मार्टिन बैहम है। ठीक है, ठीक है, तो विश्व ग्लोब का निर्माता, जो ग्लोब आपका जो पृथ्वी का एक छोटा सा स्वरूप आपको प्रदान किया गया है, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए समझने के लिए उसके जो जनक हैं आपके मार्टिन बैहम जी हैं। तो इसको आप लोग अपने बुक से याद कर लीजिएगा। बाकी जो हमने को समझाने का था वो हमने समझा दिया। आगे देखिए, आगे जैसे कि देखिए आपका इतिहास हम पढ़ाएं, फिर उसके बाद आपका भारतीय संविधान पढ़ाएं, बाकी आपका फिजिक्स भी खत्म हो गया है, जीव विज्ञान भी खत्म हो गया है, बचा है आपका क्या, केमिस्ट्री बचा है, क्या आपका केमिस्ट्री बचा है। तो बाकी अभी हम जो है ये वाला जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम चीजें हैं भूगोल को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मेन सब्जेक्ट जो होता है आपका इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, संविधान, भौतिक, केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बाकी ये सारे विविध चीजें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अपडेटिंग होते रहता है। मिसनेलियस में कुछ चीजें हैं, स्पोर्ट्स वगैरह भी कुछ चीजें हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, भूगोल की परिभाषाएं से संबंधित कभी कभी क्वेश्चंस आता है। बाकी जो आपका आगे का जो बुक है उसमें ये चीज दिया गया है। अब देखते हैं, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, ठीक है, जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फल तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराना है। ये ज्योग्राफी के बहुत सारे जो विद्वान थे, जैसे कि ठीक है ज्योग्राफर जो हैं वो अपने अपने तरीका से भूगोल की परिभाषा देते हैं, भूगोल विषय की परिभाषा देते हैं कि भूगोल में सबका अलग अलग है। ठीक है, सारे परिभाषाएं सही है और सबका अलग अलग थॉट है। जैसे कि मान लिया जाए किसी भी चीज को सोचने के लिए, मान लिया जाए ये आपका ये मार्कर है, ठीक है, ये आपका डिजिटल मार्कर है, हम इसके बारे में अपने तरीका से लिखेंगे ये क्या है, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, आपको अगर हम बोलेंगे डिजिटल मार्कर के बारे में लिखने के लिए तो आप अपने तरीका से उसका इम्पोर्टेंस लिखिएगा। अगर आपके दोस्त को बोलेंगे तो वो अपने तरीका से उसका इम्पोर्टेंस लिखेगा। लेकिन हाँ, एक मतलब अब नकल ना हो तो वो अगर थिंकिंग पावर उसके पास है, उनके पास है, तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी समझदारी होती है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग चीजें को लिखता है। उसी तरह से बहुत सारे ज्योग्राफर हुए और सभी ने ज्योग्राफी का अलग अलग तरीका से परिभाषित किया है। ठीक है, ज्योग्राफी विषय के बारे में अलग अलग तरीका से परिभाषित किया। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग इसको भी देखते हैं। आगे देखिए, मतलब इनका कहना है, स्ट्रेबो जो नाम के एक व्यक्ति हैं, ज्योग्राफर है, क्या है, स्ट्रेबो नाम के जो एक ज्योग्राफर हैं, इनका कहना है कि भूगोल एक जो है ऐसा स्वतंत्र विषय है। ठीक है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसमें से कि जिसका उद्देश्य, अब इस विषय का उद्देश्य क्या है, इसमें आप लोग पढ़ते क्या क्या, किस उद्देश्य से इसको पढ़ते हैं, तो ध्यान में रखना है, हमें अपनी पृथ्वी के बारे में जानना हो, पृथ्वी के स्थल कृतियों के बारे में जानना हो, अगर हमें ब्रह्मांड के बारे में जानना हो, जैसे कि
कॉस्मोलॉजी आप पढ़िएगा तो ब्रह्मांड से संबंधित आपको चीजें पढ़ने को मिलेगा। फिजिकल जियोग्राफी पढ़िएगा तो हमारे पृथ्वी पे जितने स्थल कृतियां हैं उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़िएगा तो हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़िएगा तो हमारे भारत में कितनी जनसंख्या है, क्या है, नहीं है, उसको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ज्योग्राफी में हर चीज समाहित है, ठीक है। तो इसी तरह से बोला जाए कि ज्योग्राफी एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व के बारे में जानकारी हो, ठीक है। दूसरे में आकाशीय पिंड के बारे में जानकारी हो, जैसे कि आकाशीय पिंड की बात करें तो हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। स्थलाकृतियां की बात करते हैं, महासागरों के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे इस पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। इस पृथ्वी पे बहुत सारे बड़े नाना प्रकार के वनस्पति हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। बहुत सारे फल तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुएं का ज्ञान प्राप्त, मतलब पृथ्वी में हर चीज समाहित है। हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हर चीज समाहित है, हर चीज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ये स्ट्रैबो महोदय का कहना है। अगर आपसे एक क्वेश्चन जनरली ये पूछा जाए, अगर ये आपसे पूछा जाए कि एक विषय है आपका ज्योग्राफी, एक विषय है आपका ज्योग्राफी और एक विषय है आपका हिस्ट्री, एक विषय है आपका हिस्ट्री, और आपको बोला जाएगा ज्योग्राफी और हिस्ट्री में दोनों में बोला जाएगा कि अच्छा भैया आप इतने समझदार हैं, आप ये बताएंगे कि दोनों सब्जेक्ट में सबसे पुराना सब्जेक्ट कौन है, पुराना विषय कौन है, पुराना विषय कौन है? आप अपना आंसर दीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री में पुराना विषय कौन है, सबसे प्राचीन विषय कौन है, तब आपका आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, तो ध्यान में रखना है कि ज्योग्राफी ही पुराना है, क्योंकि पहले पृथ्वी होगा ना भाई, पहले पृथ्वी का प्रादुर्भाव होगा। तो पहले तो पृथ्वी आ गई, जैसी पृथ्वी आई ज्योग्राफी बन गया। अब पृथ्वी पे उसके बाद रहने वाले जो लोग हुए, अब ये लोग के बारे में जो कुछ हिस्ट्री हुआ वही तो हिस्ट्री है। हमारे प्राचीन लोग जो घटना घटी, जो काम उन्होंने किया, उसी के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। और जो ज्योग्राफी है ये तो सबसे पहले तो पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद ही लोग यहाँ पे रहे ना। पृथ्वी नहीं रहती तो लोग कैसे रहते, और जब लोग नहीं रहते तो स्ट्रगल कहाँ से होता उन लोगों के बीच। तो इसीलिए सबसे प्राचीन विषय आपका ज्योग्राफी है, ठीक है। अब आगे देखिए भूगोल। अब अगले जो ज्योग्राफर है उनका कहना है भूगोल पृथ्वी की झलक है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, ठीक है। ये कहना है आपका कैलेडियस टॉलमी महोदय का। कैलेडियस और टॉलमी भी एक बहुत महान ज्योग्राफर रहे हैं, ठीक है। दोनों का ये कहना है। आगे है भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षण, घटनाएं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये कार्ल रीटर के बारे में कहा गया है कि पृथ्वी एक ग्रह के रूप में है और इस ग्रह के बारे में हमें पूरी जानकारी हासिल करना ही जो है ज्योग्राफी है, ठीक है। आगे देखना है भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, यानी कि इनका कहना है आर्थर होम्स का कहना है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है। आर्थर होम्स का कहना है कि पृथ्वी के भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहां पे मानव रहते हैं, जहां पे क्या है मानव का स्थान, ठीक है। तो ये आर्थर होम्स महोदय का कहना है।
तो सारे ये ज्योग्राफर हैं और उनका अपना अपना थॉट है, अपने अपने हिसाब से ज्योग्राफी विषय के बारे में उन्होंने लिखा। ठीक है, अब सबका एक दूसरे से थॉट अलग है, सबकी अपनी अपनी सोच है और अपने सोच के आवश्यकता अनुसार उन्होंने लिखा। जैसे आपकी सोच होगी आप उस तरीका से बुक को लिखिएगा, जैसे मेरी सोच होगी हम अपने तरीका से लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखना है। अब सबसे पहले जो आपके लुसेंट बुक में दिया गया है वो सोलर सिस्टम से संबंधित था, सौर मंडल से संबंधित था। तो आज हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि सूर्य के चारों, देखो आपको पता है कि सेंटर पे सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ जो है प्लैनेट चक्कर लगाते रहती है। ठीक है, और यही सारे समूह को सोलर सिस्टम बोला जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह को सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है कि सेंटर पे आपका सूर्य है, सेंटर पे आपका सन है और सन के चारों ओर जितने भी प्लैनेट हैं, जितने भी सैटेलाइट हैं, जितने भी एस्ट्रॉइड हैं, जितने भी कॉमेट हैं, वो सारे सन का चक्कर लगाते हैं और इन्हीं सारों के समूह को इन्हीं सारे समूह से एक सिस्टम तैयार होता है, क्योंकि इस समूह का हेड सूर्य है और सूर्य का इंग्लिश सन होता है, सन से ही सोलर हुआ, इसीलिए हम लोग इसको सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब जैसे इकोसिस्टम होता है उसी तरह से ये सोलर सिस्टम है हमारे इकोसिस्टम में। ठीक है, हमारा जिस तरीका से इकोसिस्टम में काम कर रहा है, बहुत सारे चीजों के समूह को इकोसिस्टम बोलते हैं, उसी तरह से ये सोलर सिस्टम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे समूहों के द्वारा एक सिस्टम क्रिएट होता है और जिसके हेड सन होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको सोलर सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, मतलब हेड ही है सूर्य। ठीक है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 यानी कि 99.999 द्रव्य सूर्य में ही निहित है। ठीक है, सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में जितनी भी एनर्जी है वो सब का सोर्स मात्र और मात्र एक सन है, यानी कि सन एक तारा है और सन से ही एनर्जी लेके ये सारे जो सैटेलाइट हैं, ठीक है, मतलब नेचुरल सैटेलाइट, ये सारे जो उपग्रह हैं, एस्ट्रॉइड हैं, कोमेट हैं, ये सारे जो हैं सन के ही एनर्जी से एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, प्रधान आपका सन है, इसी के बारे में दिया गया है। ठीक है, समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। प्लेनमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है। प्लेनेस जो है एक जुड़वा पिंड है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अब देखिए ये आपका सोलर सिस्टम है, इसी सोलर सिस्टम में ये सिस्टम एक बना हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो? समझ ला यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखिए ये सन है आपके, यहाँ पे देखिए ये सन है, समझ रहे हैं, ये आपके सन है। अब ये सन है और सन के देखिए चारों ओर इनका अपना अपना कक्षा बना हुआ है, क्योंकि अब ये जब सन है, ये सन है तो ऐसे ऐसे करके घूमेगा ना भाई, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ऐसे करके ऐसे 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 करके बहुत सारी कक्षाएं हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट सैटेलाइट घूमते रहते हैं इनके चारों तरफ। ठीक है, तो इनका अपना अपना कक्षा है, कक्षा मतलब रोटेशन वाला कक्षा है इन लोग का, ऑर्बिट है, ऑर्बिट बोलिए। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपके सन है और सन के चारों तरफ घूमने वाले ये प्लेनेट हैं। ठीक है, क्या है? प्लेनेट हैं, और इसी के चारों ओर घूमते आपके उपग्रह हैं। कौन से उपग्रह हैं? और उसके बाद बहुत सारे धूमकेतु हैं। ठीक है, धूमकेतु हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे पुच्छल तारा हैं। क्या है? पुच्छल तारा है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं
ये सारे एक समूह क्रिएट करता है, ये सारे मिलके एक सिस्टम क्रिएट करता है और इसी सिस्टम को हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चंस आपको कैसे आएगा, पहले तो ये समझ लिए कि ये सिस्टम क्या है। अब यहाँ से एक क्वेश्चंस आता है आपका, वो क्वेश्चंस कैसे आएगा तो उसको देखना है। क्वेश्चंस आता है कि सेंटर पे आपका सन है, तो सन से दूरी के हिसाब से जो है प्लेनेट के बारे में पूछा जाता है कि सन के बाद कौन सा प्लेनेट है, उसके बाद कौन सा प्लेनेट है, पृथ्वी कितने नंबर पे है, मार्स कितने नंबर पे है, जुपिटर कितने, ये बढ़ते घटते दूरी के अनुसार आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे आपका सन है, सन से सबसे नजदीक अगर कोई प्लेनेट की बात करें तो सन के सबसे नजदीक वाले प्लेनेट का नाम मरकरी है। क्या नाम है? मरकरी। ठीक है बाबू, ध्यान में रखना है कि सन से सबसे नजदीक वाले जो प्लेनेट हैं वो मरकरी है। पहला क्वेश्चन, मरकरी मतलब होता है बुध, इसका हिंदी बुध होता है। फिर दूसरे क्रम की जो ऑर्बिट है उसमें आपका वेनस है। कौन सा है, इसके बारे में बाद में डिटेलिंग करेंगे, पहले ये समझ लें। दूसरे नंबर पे आपका वेनस है, यानी कि ये आपका फर्स्ट नंबर हुआ। कौन सा कलर इसमें, हमको लगता है व्हाइट ही दिखेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ये एक नंबर पे आते हैं, कौन? मरकरी। दूसरे नंबर पे आपका वेनस आता है, जिसको हम लोग शुक्र बोलते हैं। अर्थ जो है तीसरे नंबर पे है। अर्थ कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। इकलौता अर्थ है, इकलौता ये ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे जीवन जीने योग्य हर चीजें अवेलेबल है। चौथे नंबर पे आपका मार्स आता है, पांचवें नंबर पे जुपिटर है, छठे में सैटर्न है, सातवें में यूरेनस है, आठवें में नेपच्यून है। ठीक है, नम्मा बेचारा प्लूटो भी था, लेकिन 2006 में जब अंतरराष्ट्रीय खगोलीय सम्मेलन होता है, कहाँ पे? चेक गणराज्य में। कहाँ पे होता है? चेक गणराज्य में जब होता है तो इसको प्लैनेट की श्रेणी से, इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाता है, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाता है। ठीक है, हटा दिया जाता है कब से? 2006 से। तो पहले आपके सोलर सिस्टम में कुल 9 प्लेनेट थे, लेकिन अब 8 हो गए, क्योंकि प्लेनेट होने के लिए कुछ मापदंडे होती हैं। ठीक है, उसको आगे डिस्कशन करेंगे कि एक प्लेनेट होने के लिए किन किन मापदंडों को फॉलो करना पड़े। जैसे कि डिसिप्लिन सबसे बड़ी मायने रखता है। आप अगर क्लासरूम में हैं तो डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आप किसी क्लासरूम में जाते हैं पढ़ने के लिए या कहीं भी ऑफिस पे वर्क करने के लिए जाते हैं, तो आपको जो है डिसिप्लिन, टीचर सोचता है कि ये बच्चा डिसिप्लिन मतलब मेंटेन रखता है, नहीं रखता है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रखते हैं तो आपको जो टीचर है वो आपको बोलेगा, बेटा आप यहाँ से उठ जाइए, प्लीज़ पीछे वाले बेंच में आप जाके बैठिए, ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो, ताकि और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो डिस्टर्ब ना हो। उसी तरह से 2006 में जब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय बैठक हो रही थी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की जब 26वीं बैठक, चेक गणराज्य यूरोप में एक देश है, वहाँ पे जब बैठक हो रही थी तो सभी का हिसाब किताब लिया गया, सारे प्लैनेट का हिसाब किताब लिया गया। तो उसमें पता चला कि ये जो आपका प्लूटो है ना, ये डिसिप्लिन नहीं रहता है, ये जो सन का चक्कर लगा रहा है ना, ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा है, वो अपनी कक्षा से इधर उधर हो रहा है। ठीक है, एक जो फिक्स कक्षाएं हैं, जो फिक्स ऑर्बिट है, उसमें वो चक्कर नहीं लगा पा रहे थे। तब जाके उसमें जो बैठे हुए थे उसमें बोला ना, अब ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा है, तो चलो इसको उठा के प्लेनेट की श्रेणी से हटा देते हैं, ताकि और भी जो आपके प्लेनेट हैं, 8 जो प्लेनेट हैं, इसको कोई खतरा ना हो, इसको कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो जब भी क्लास में बैठे बेटा तो डिसिप्लिन में बैठे, पहली बात। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना है, तो ये प्लूटो को बौना ग्रह के रूप में हटा दिया गया 2006 से। तो अब आपके सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लेनेट है। तो ध्यान में रखना है, पहली की अगर बात करें तो पहले आपके मरकरी हैं,
दूसरे में आपका वेनस है, तीसरा में आपके अर्थ है, फोर्थ नंबर पे मार्स है, फिफ्थ नंबर पे जुपिटर है, सिक्स पे सैटर्न है, सेवंथ में यूरेनस है, 8 में नेपच्यून है, 9 में प्लूटो है। क्लियर, समझ में आ गया। और अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाए क्या आएगा आपसे कि सन के दूरी से हिसाब से दूरी के हिसाब से आप जो है इसके पैटर्न मतलब बढ़ते दूरी के हिसाब से आप इसको सजाएंगे, घटते दूरी के हिसाब से सजाएंगे। तब ध्यान में रखना है कि पहले सन के सबसे नजदीक मार्स है और सबसे दूर आपका नेपच्यून है। ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम लिखने का प्रयास करते हैं सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? सूर्य के सबसे नजदीक आपका कौन सा है? बुध है, बुध ग्रह है। बुध ग्रह कहे तो मरकरी, बुध ग्रह कहे तो मरकरी, ठीक है। और वहीं पे दूसरा नंबर में आपको अगर आपसे पूछे कि सूर्य से दूसरे नंबर से अगर पूछे सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, प्लेनेट है, तब आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेपच्यून। तब क्या लिखाना है? नेपच्यून, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए पृथ्वी कितने नंबर पे है भाई, पृथ्वी का नंबर कौन सा है, कितने नंबर पे है, ठीक है। अगर ये पूछे तो पृथ्वी के दूरी के हिसाब से तीसरी ऑर्बिट में है ये, ठीक है, तीसरी कक्षा में है, ठीक है। अगर क्वेश्चंस आ जाए कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तब ध्यान में रखना 8। 2006 के पहले कितना था? 2006 के पहले कितना था? 9। अब कितने हैं? तो अब 8 हैं, क्योंकि प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है डियर, ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपका जो प्लूटो है उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। 2006 में कुछ मापदंडे थी जिसको वो फॉलो नहीं कर पा रहा था, डिसिप्लिन में नहीं रह रहे थे, तो 26वीं बैठक आपकी हुई अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ठीक है, कहाँ पे? चेक गणराज्य में, और उस टाइम से ये सब हो गया, ठीक है। तो अब बताइए, क्लियर है? क्लियर हो गया तो आप लोग बताने का प्रयास करें। तो आज जो है ज्योग्राफी का हम लोग इंट्रोडक्शन किए, ठीक है, कुछ चीजें को जाने, बाकी आपके जो है सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग देखें। यस, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं उसके बाद क्या दिया गया। आप ये देखो, अब देखिए क्या है, सन के बारे में दिया गया है। क्या चीज दिया गया है? सन के बारे में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे है कि सन सौर मंडल का प्रधान है, जैसे कि हम लोग अभी जस्ट चर्चा की है कि सूर्य जो है सौर मंडल का। देखो यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये आपका सन है, ये जो आपका पूरा सोलर सिस्टम जो क्रिएट होता है उसके चीफ हैं ये, ठीक है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में कितना? 34, यानी कि 33 + 1, 34 का कॉन्सेप्ट है न्यायाधीश का, है कि नहीं? यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश हैं और उसके एक मुख्य है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उसी तरह से ये जो पूरा सोलर सिस्टम है उसके मुख्य कौन से हैं? तो सन है, प्रधान सन को माना गया है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखना है कि सन, यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ये आपका देखिए, ये देखिए आपका क्या है, हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला, ये गैलेक्सी जो एक नाम है दुग्ध मेखला, ठीक है।
ठीक है, मिल्की वे जिसको बोलते हैं, कि केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष। एक बात ध्यान में रखना है, ये जो प्रकाश वर्ष है, ये जो आपका अरे चल नहीं रहा है, एक मिनट, ये पेन थोड़ा सा हैंग कर रहा है, चल नहीं रहा है, ठीक है। देखना है कि ये जो आपका प्रकाश वर्ष है, ये दूरी की इकाई है। ये क्या है? दूरी की इकाई है, ठीक है बाबू, ये ध्यान में रखना है, दूरी की इकाई है। दूरी एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका दुग्ध मेखला है, दुग्ध मेखला जो है मंदाकिनी के दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग इतना दूरी पर स्थित है, पहला नंबर। दूसरी बात, दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर, ठीक है, ये जो मंदाकिनी केंद्र पे है और ये जो आपका दुग्ध मेखला है, इसके चारों ओर के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है। यानी कि आपका जो दुग्ध मेखला है, दुग्ध मेखला जो है, यह भी जो है मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। जिस प्रकार से कि आपका प्लेनेट जो है, यानी कि ग्रह जो है, सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उसी तरह से 250 किलोमीटर की स्पीड से आपकी जो दुग्ध मेखला है, वो मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगभग 25 करोड़ यानी कि 250 मिलियन वर्ष है, जिससे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अगर क्वेश्चन, अगर आप देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चंस आ जाए, अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाए कि एक मतलब अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाए, अब देखो यहाँ पे है जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अगर क्वेश्चंस आ जाए कि एक ब्रह्मांड वर्ष में कितने वर्ष होते हैं, अगर क्वेश्चंस आ जाए आपसे कि एक ब्रह्मांड वर्ष में कितने साल होते हैं, तो ध्यान में रखना है 25 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष, ठीक है, इतना करोड़ वर्ष होता है एक ब्रह्मांड वर्ष में, जिसे अब ठीक है, तो ध्यान में रखना है कॉस्मोस ईयर बोला जाता है। और ये क्या है, इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में, किसका परिक्रमण काल? दुग्ध मेखला का। ये क्या है, दुग्ध मेखला जब एक चक्कर लगा लेती है ना, और उसमें जितना समय लगता है उनको एक चक्कर लगाने में, वही आपका ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है, ठीक है। कृष्णा मोहन बोल रहे हैं, मैम आप तो कोचिंग में रहती हैं, सर लोग बात तो करते हैं, करता हूँ ALP के बारे में, कब वैकेंसी कब आ रही है? देखिए, ALP के बारे में वैकेंसी कब आ रही है एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव है 2024 में, और इसी से आदमी कयास लगा रहा है कि रेलवे में वैकेंसी आएगी और बहुत बड़ी स्तर पे आएगी, 1 लाख से अधिक तक की वैकेंसियां आपकी आएगी। तो आपको एग्जैक्ट किसी को नहीं बाबू पता है कि कब आएगी, लेकिन हम मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि केंद्र में वैकेंसी आने की रेलवे में सुगबुगाहट हो रही है, क्योंकि पिछले बार भी जब चुनाव होने वाला था तो वैकेंसी भारत सरकार के द्वारा दी गई थी, तो इसीलिए आदमी सोच रहा है कि फिर से चुनाव आने वाला है और चुनाव के मतलब वोट के लिए केंद्र सरकार वैकेंसी जरूर देगी, क्योंकि रेलवे में एक बहुत बड़ी पद पे रिक्तियां खाली है, इसीलिए वैकेंसी आएगी, पहली बात।
दूसरी बात, अगर आप इस बार का निर्मला सीतारमण जी का बजट अगर आप देखे होंगे तो वहां पे भी उन्होंने वैकेंसी के बारे में जिक्र की है। तो जिक्र क्या की है, अभी के ही बारे में जिक्र कर रही थी ना, तो ध्यान में रखना है इसी साल वैकेंसी आएगी, थोड़ा सा डिले हो रहा है लेकिन वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो हम तो यही बोल सकते हैं, बट एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है। अब जैसे कि स्टेट में अगर बात करें तो दरोगा की वैकेंसी का डेली पेपर में आता है, बिहार पुलिस की वैकेंसी का डेली पेपर में आता है, लेकिन नहीं आ रही है ना वैकेंसी, एग्जैक्ट नहीं पता है। तो हम लोग ऐसा अंदाजा लगाते हैं न्यूज को कनेक्ट करके, न्यूज़ों को कलेक्ट करके सोचते हैं कि नहीं आने वाली है, तो इसीलिए आने वाली है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना है सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाए, जैसे कि देखो ये आपका अक्ष है, ये सन का अक्ष है, समझ रहे हो भाई, ये सन का अक्ष है। आप पूछ रहा है कि सन अपने अक्ष पे, मतलब सन जो अपना अक्ष है वो पश्चिम से पूरब घूमता है कि पूरब से पश्चिम घूमता है। यहाँ पे तो ध्यान में रखना है कि सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ध्यान में रखना है सूर्य अपने अक्ष पे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, लेकिन वही पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है अपने अक्ष पे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि सन पृथ्वी के जस्ट उल्टा घूमती है। सन जो है, सन भी रोटेट करती है अपने अक्ष पे, ये ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि सन अस्थाई है, सन भी घूम रहे हैं। ठीक है, तो सन जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिन में और ध्रुवीय भाग 35 दिन में एक घूर्णन करता है। ठीक है, तो ये इनको पूरा घूर्णन करने में इतना टाइम लगता है। सूर्य एक गैस का गोला है बाबू, क्या है, सूर्य एक गैसीय गोला है। आप जो सूर्य चमकते हुए सूर्य को देखते हैं ना, वो एक गैस का गोला है। क्या है, वो एक गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है। ठीक है, और अन्य जो गैसेस हैं, अन्य जो तत्व हैं वो 2.5% है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाए, अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाए सन, ध्यान में रखना है, अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाए सन में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, तो ध्यान में रखना बाबू सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। दूसरा अगर पूछे तो उसके बाद हीलियम है, दूसरा कौन सा, हीलियम है। यानी कि हाइड्रोजन की बात करें तो 71% है और हीलियम की बात करें तो 2.5% है। ठीक है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। देखना है ये जो आपका सन है, इसका जो केंद्रीय भाग है उसको क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको क्रोड कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आगे फिगर भी लगाया गया है जिसका ताप, आप देखो उसका जो सन का जो क्रोड है उसका टेम्परेचर के बारे में बोला जा रहा है। उसकी टेम्परेचर 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। ये जो देखो बाबू, ये सूर्य का केंद्र है, ये सूर्य के केंद्र को क्रोड कहा जाता है और यहाँ का तापमान, इसके केंद्र का तापमान 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस है। और इसका जो, अब देखो यहाँ पे क्या है, जिसका ताप इतना है। फिर देखो, तथा सूर्य के बाहरी सतह का, ये जो आपका जो बाहरी सतह है, सूर्य का जो बाहरी सतह है उसके टेम्परेचर, उसके सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। समझ सकते हैं उनके बाहरी सतह का टेम्परेचर इतना जल्दी क्या, आदमी जाएगा सूर्य के नजदीक तो समझ जाओ। फिर देखो, ठीक है, तो ये सारा आप जो है सन के बारे में हम बताएं। हेंस वेथ नामक एक जो है विद्वान है, हेंस वेथ नामक एक विद्वान है, ठीक है, बताया कि 10⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि सूर्य के जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ध्यान में रखना मेरे दोस्त, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ऊर्जा सन में जो इतनी एनर्जी है किसके कारण होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके
द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। और क्योंकि सन की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, ये कहा किसने है भाई? ये किसने कहा? ऐसे ही कोई तो आके नहीं कह दिए होंगे। तो ये कौन से विद्वान कहे? तो हैंस बेथ के द्वारा, हैंस बेथ के द्वारा। यानी कि हैंस बेथ नाम के एक विद्वान थे जिनका कहना था कि सन के पास जो एनर्जी का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। वो क्या है? नाभिकीय संलयन है। ठीक है, हाँ ठीक है संदीप, सही है आपका। चलो आगे देखो। तो ये सारा आप जो है हम लोग ज्योग्राफी के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम कल आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खूब पढ़िए, खूब मुस्कुराइए। ठीक है, और एकदम गजब तरीका से पढ़ना है, बहुत हार्ड वर्क करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, सिलेबस बहुत ब्रॉड है। मतलब कितनों पढ़िएगा फिर भी लगेगा कुछ कमी है, कुछ कमी है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। धीरे धीरे मतलब कि एक अच्छे स्पीड के साथ हम लोग धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे और ज्योग्राफी को खत्म करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। आज इतना ही क्लास है, नेक्स्ट दिन कल फिर से ज्योग्राफी की इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए, हंसिए, खाना भी खाना है, हार्ड वर्क भी करना है, अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है। सभी को टेक केयर, अपना ध्यान रखना। ओके बाय, थैंक यू।